G20 समिट की हर तस्वीर बेहद खास है। ऐतिहासिक ये पल हिंदुस्तान के लिए है। दिल्ली उसकी गवाह बन रही है। दुनिया का सबसे बड़ा पावर सेंटर इस वक्त दिल्ली है, जहां पर देश के तमाम बड़े लीडर्स पहुंचे हुए हैं और एक एक तस्वीर ये बता रही है कि हिंदुस्तान की उभरती हुई छवि दुनिया में अलग छाप छोड़ रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तो हमने सुना था रोहित, आज सबका प्रयास भी उसमें ऐड कर दिया है पीएम ने। बिल्कुल, पहला सेशन जो था वो सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। पहला सेशन वन अर्थ सेशन था और उस सेशन का अगर मैं सबसे बिग कैच कहूँ तो वो सबसे बिग कैच ये रहा कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल करा लिया गया है G20 में। अब जो G20 का परिवार है वो समझ लीजिए कि G20 का परिवार बढ़ गया है। अब आगे से इसको G21 कहा जाएगा। लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है रचना। थोड़ी ही देर में G20 का दूसरा सेशन जो है वो शुरू होने वाला है। जो पहला सेशन था वन अर्थ के नाम से और अब दूसरे सेशन की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। वन फैमिली जो स्लोगन ही है वो बता रही है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी कि सभी को साथ मिलकर आगे चलना है। और जो उद्घाटन भाषण आज पीएम मोदी का था उसमें भी इसी बात का जिक्र था कि जब कोरोना जैसी बड़ी बीमारी से, बड़ी महामारी से हम सब मिलकर लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, तो फिर आगे भी सबको साथ लेकर ही चलना है। बिल्कुल, और वन फैमिली वाला जो सेशन है वो अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगा और इसमें जो जानकारी है उसके मुताबिक इसमें जो G20 परिवार का घेरा, जैसा कि इसके नाम से भी क्लियर है वन फैमिली, तो इसके परिवार का घेरा किस तरीके से बड़ा किया जाए, कैसे इस परिवार को और बढ़ाया जाए और कैसे एक होलिस्टिक तरीके से एक डेवलपमेंट की राह पर बढ़ा जाए, ये इस वन फैमिली में का जो सेशन है इसमें चर्चा का मुझे लगता है मुख्य पॉइंट रहेगा। और इसमें जो सब राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको अपनी बात रखने का मौका भी इस सेशन के दौरान मिलेगा। हालांकि पहले सेशन में भी कुछ लोगों ने अपनी बात रखी। बिल्कुल, 4 देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी, जिसमें ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और इटली हैं। इन 4 देशों के साथ जो बातचीत होगी उस पर भी निगाहें इंडिया न्यूज़ की बनी हुई है। साथ ही साथ ये खास तस्वीरें रोहित। बिल्कुल, ये तस्वीर है और इस तस्वीर को हमने पहले भी दिखाया था। तब हमारे मेहमान हैं सुरेंद्र सिंह लाली जी, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना था कि मुझे इस तस्वीर को ज़रा डिफ़ाइन करना है और डिफ़ाइन करके ये बताना है कि दरअसल ये तस्वीर देखकर चाइना बिल्कुल भी खुश नहीं हो रहा होगा। तो लाली साहब, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि जो तस्वीर है इसको देखकर चाइना तो खुश नहीं होगा, उल्टा शायद उसके सीने पर सांप लौट रहे होंगे, या फिर चिंता दिमाग में आ गई होगी चाइना की? चाइना तो मुझे लगता नहीं कोई भी तस्वीर देख के खुश होगा। बट हैविंग सेड दैट, आप पिछले सेशन में आपने पूछा था कि हाउ कैन इंडिया सॉर्ट ऑफ नीगेट, क्योंकि चाइना जो विष फैला रहा है दुनिया में बाय देयर वुल्फ एंड वॉरियर डिप्लोमेसी, या जो उनकी प्रीडेटरी हैबिट्स हैं कि वो किस तरह से एक मुल्क की डेट खरीद के, पोर्ट खरीद के उसे ग़ुलाम बना लेते हैं, जो उन्होंने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ किया। पर मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। पर इस फ्रेम में जो भी है, इसमें एक जवाब ये भी है कि चाइना तो अनकंफर्टेबल होगा, बट आवर ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट टू मेक चाइना अनकंफर्टेबल। हम तो एक पूरे विश्व को एक परिवार की तरह समझते हैं और बहुत सारे साउथ अफ्रीकन नेशंस हैं और अदर नेशंस हैं जो कि बहुत बुरी तरह से लेवरेज्ड हैं, जिन्हें कोविड की बेचारों को मार पड़ी, उसके बाद इकोनॉमीज़ की, और उनकी ना डेट रिस्ट्रक्चरिंग हुई है। वेस्ट बहुत बड़े बड़े वादे करता रहा है क्लाइमेट चेंज पे और उन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग नहीं की। ये कईयों में डेट को वेव भी करना पड़ेगा। तो इस पिक्चर के अंदर, इस फ्रेम के अंदर जो मरून कलर की पगड़ी पहन के खड़े हैं वो अजय बांगा जी हैं, जो वर्ल्ड बैंक के चीफ हैं, जो बिल्कुल भारत माँ के पुत्र हैं और इस समय वो अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स में, और शायद वो यहाँ पे एज एन अमेरिकन सिटीजन मोदी जी के साथ हाथ मिला रहे हैं और इस सबसे बड़ी G20 में शरीक हुए हैं। तो आई थिंक अब नॉट ओनली द मोदी गवर्नमेंट इंडिया बट ऑल्सो जो साउथ अफ्रीका के नेशन अब G21 बने हैं वो भी अपनी नुमाइंदगी खुद करेंगे, क्योंकि अब सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं कि अब सबको देखना पड़ेगा कि अगर साउथ अफ्रीका के और कुछ और नेशंस को आगे लेके बढ़ना है जिन्हें कुदरत की मार पड़ी या कोविड की पड़ी, तो उस डेट रिस्ट्रक्चरिंग में और उसमें मुझे लगता है कि जब ये सारे एक टेबल पे आएंगे, बिकॉज वंस यू गेट ऑन द टेबल देन द थॉट प्रोसेस मल्टीप्लाइज, तो ये मुझे लगता है कि बहुत इंस्ट्रूमेंटल और बहुत इम्पॉर्टेंट ये फ्रेम है जो कि अब दिखाता है कि किस तरह से इंडिया नॉट ओनली इंडिया में पावर में है, but Indians who basically are CEOs of most corporations, especially technology based across the world, are also part of now our extended family. They were always a family, but now in the capacity of being the company that they head, they will leverage their rightful experiences, not in the interest of India, in the larger interest of one world, one family, and one solution.
तो लाली साहब, क्या शी जिनपिंग को इस बात का अंदेशा था कि ऐसे बहुत सारे मौके इस G20 में आ सकते हैं, इसलिए खुद को दूर रखा जाए, जैसे कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया जाना, ये भी बिल्कुल जमा नहीं होगा चीन को? सर, आपके सवाल में जवाब है कि वो आए क्यों नहीं। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि इस समय उनके भी अपनी कंट्री में बहुत टर्मोइल चल रहा है, उनके पोलिट ब्यूरो में भी, क्योंकि दे आर स्ट्रगलिंग इकोनॉमी राइट नाउ डिस्पाइट बीइंग द सेकंड बिगेस्ट, बिकॉज कोविड की उनको भी मार पड़ी है। प्लस इट्स नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो बहुत कुछ उन्होंने दबा रखा था, वो ऊपर उठता है। तो मुझे लगता है कि मेन रीज़न ही वो इसीलिए नहीं आए हैं क्योंकि वो इस भारत की खुशी में अगर शरीक होते हैं तो लगता है कि वो इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो आई एम श्योर ही हैज़ टू बी एन अनहैप्पी मैन बिकॉज ही हैजंट कम, बिकॉज डिप्लोमेसी में कहा जाता है कि इफ़ यू आर नॉट ऑन द टेबल, सिटिंग ऑन द टेबल, देन यू आर पार्ट ऑफ द मेन्यू। तो आई होप द डेलीगेट्स एंजॉय द चाइनीज फूड। हालांकि जानकारी तो ये भी कहती है कि शी जिनपिंग और पुतिन की आपस में बात हुई, स्ट्रैटेजी वाइज ही दोनों ने ये तय किया कि वो G20 समिट में खुद नहीं पहुंचेंगे, अपने देश के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव जरूर भेज दिए गए। संजीव जी, जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बड़ी खास हैं और ऋषि सुनक को लेकर कल से लेकर आज तक बहुत बार बात हो चुकी है प्राउड हिंदू के तौर पर, और जब द्विपक्षीय वार्ता दोनों देशों के बीच में होनी है वो तस्वीरें भी बहुत कुछ कह रही हैं। तस्वीर सामने आ भी गई है और आज सुबह जब वेलकम करने के लिए पीएम मोदी वहां पर खड़े हुए थे और एक एक विदेशी मेहमान पहुंच रहे थे, उस वक्त भी ऋषि सुनक ने बहुत दूर से ही हाथ जोड़कर नमस्ते किया था, फिर दोबारा कुछ कदम आगे बढ़कर फिर दोबारा नमस्ते और फिर हाथ मिलाकर यानी कि हैंडशेक करके गले लगे थे दोनों नेता एक दूसरे के। और अभी भी उतनी ही इंटेंसिटी दोनों की बातचीत में नजर आ रही है और पीछे चूंकि जो बैकड्रॉप है वो कई बार बड़े मैसेज देता है, वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। और जैसे हमने इससे पहले भी कहा, 4 देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता होनी है जिसमें ब्रिटेन है, जापान है, जर्मनी है, इटली है। इन सभी देशों के प्रमुखों की बॉडी लैंग्वेज भी संदेश देगी इस बातचीत में क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। संजीव जी, सबका साथ सबका विकास पहले बीजेपी का नारा था, सबका साथ सबका विकास के साथ सबका विश्वास जोड़ दिया गया। आज पीएम मोदी ने सबका प्रयास भी जोड़ा है और एग्जाम्पल दिया है कि जब कोरोना जैसी बीमारी से लड़ा जा सकता है तो फिर बाकी चैलेंजेस में भी जो वैश्विक मुद्दे हैं, वैश्विक चुनौतियां हैं, उनसे भी मिलकर साथ में लड़ना होगा। एक तो इस तस्वीर को देखकर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे ये भी बताइएगा, साथ ही बताइएगा कि G20 समिट में देशों का मिलना, बात करना और सबके प्रयास को ऐड कर देना, ये पीएम मोदी किसके लिए कर रहे हैं या फिर वैश्विक मुद्दों में किसके खिलाफ बातें जा सकती हैं? देखिए, ये जो आप सुबह से देख रहे हैं, खास तौर पर ऋषि सुनक और जो मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज है, उस बॉडी लैंग्वेज से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने इंटीमेट रिलेशनशिप हैं दोनों के और कितने इंटीमेट रिलेशनशिप है दोनों कंट्रीज़ के। जब सुबह आए थे, हाथ मिलाया था, उस समय भी कैसे हक करके एक दूसरे को मिले थे। अभी भी आप अगर देखें दोनों को तस्वीर में, तो कितने इंक्लाइन होके, कितने इंक्लूसिव होके ऋषि सुनक मोदी जी की बात सुन रहे हैं और मोदी जी कितने जैसे घर परिवार के 2 लोग मिलते हैं बड़े दिन बाद, वो जो बातें करते हैं। आप देखिए जैसे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, ऋषि सुनक आगे बढ़ बढ़ के जो है मोदी जी की बात को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है, और ये ऋषि सुनक नहीं, आप बाकी लीडर्स के साथ भी मोदी जी का जो आपने देखा होगा, मोदी जी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि उनकी बॉडी की केमिस्ट्री ऐसी है कि वो किसी के साथ भी मिल जाती है और उनकी बॉडी लैंग्वेज से एक एनर्जी, एक एंथुसियाज्म, एक जोश निकल के आता है और जो एक इन्फेक्चुअस है, जो दूसरे के ऊपर असर करता है, जिसकी वजह से दूसरा भी उसी तरीके से पॉजिटिव जो है बॉडी लैंग्वेज दिखाता है। और इसी बॉडी लैंग्वेज की वजह से, इसी बायलैटरल रिलेशन से जब भी मोदी जी किसी से मिलते हैं तो जो उसको दूसरे को कंफर्टेबल कर देते हैं, जिससे बात करने में और किसी मुद्दे पे जो है डिस्कस करने में बड़ी आसानी होती है। अभी आपने पूछा था कि ये जो चल रहा है सारा जो सबका प्रयास, जैसे अभी ये थीम है, सुबह थी 1 अर्थ, अभी है 1 फैमिली। फैमिली का मतलब है सब लोग एक फैमिली के हैं, एक कुटुंब के हैं, और जब सब लोग एक कुटुंब के हैं और हमको एक मुद्दा है, एक ऑब्जेक्टिव है हमारा, हमको वहाँ पहुँचना है, तो सबको प्रयास करना पड़ेगा, किसी 1 या 2 या 10 कंट्रीज़ के प्रयास से नहीं। और अब ये बहुत अच्छा हुआ है कि अफ्रीकन यूनियन भी G20 का और G21 बन गया है। उधर जो यूरोपियन यूनियन है, उधर अफ्रीकन यूनियन है और बाकी 19 कंट्रीज़ हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कितनी ज़्यादा बड़ा इसका समूह बन गया है। तो ये सब अगर मिलकर प्रयास करेंगे और सारे मिलकर साथ चलेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो फैमिली है, ये जो कुटुंब है, ये आगे चलकर कितनी भी
प्रॉब्लम आ जाए, जैसे पेंडेमिक आया था, उसमें सबने मिलकर आगे चलकर भी सब मिलकर काम करें। इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो मोदी जी ने शुरू में जब आज अपनी बात कही थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि विश्वास का जो है प्रॉब्लम आई है, देयर हैज़ बीन मिसट्रस्ट या दूसरे ट्रस्ट डेफिसिट है। तो उस ट्रस्ट, किसी भी फैमिली में अगर ट्रस्ट डेफिसिट है तो वो फैमिली तरक्की कभी नहीं कर सकती। इसी तरीके से इन देशों के बीच में, जो भी देश हैं, इनके बीच में एक ट्रस्ट जब तक नहीं बनेगी तब तक एक दूसरे के ऊपर शक रहेगा, और जब शक रहेगा तो सब प्रयास नहीं करेंगे, सबका मोटिवेशन नहीं रहेगा कुछ करने का। तो सबसे पहले हमको ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म करना है, एक दूसरे पे विश्वास करना है और फिर प्रयास करके आगे बढ़ना। अरविंद तेजावत जी, यहीं से एक सवाल खड़ा होता है, जैसा अभी संजीत जी ने कहा कि देखिए आगे एक फैमिली के तौर पे आपको आगे बढ़ना है तो एक ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। ट्रस्ट डेफिसिट अगर होगा या अगर हम सिर्फ अपना हित अगर सोचेंगे तो फिर ना ट्रस्ट डेवलप हो पाएगा, ना फैमिली के तौर पर आगे बढ़ पाएंगे, ना एक अच्छा फ्यूचर हो पाएगा। इसी में नाम आता है चीन का, फिर बार बार नाम चीन का आएगा, क्योंकि जब ट्रस्ट की बात आती है, जब तो फिर विस्तारवाद पर भी सवाल खड़ा होगा। तो चीन क्या अपनी इस विस्तारवादी मानसिकता से उबरकर एक ट्रस्ट गेन कर पाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। एक फैमिली के तौर पर अगर हम आगे बढ़ेंगे, G20 को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो फिर चीन, आपको नहीं लगता कि उसमें पीछे खींचने वाली भूमिका में आएगा? क्योंकि सुधर जाए, मुझे नहीं लगता कि वो चीन है। बिल्कुल ठीक कहा है। अगर चीन का इतिहास देखें या उसके डिप्लोमेसी की स्टाइल देखें तो उससे लगता नहीं है कि वह ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हैं, क्योंकि चीन ने बार बार ट्रस्ट तोड़ा है। 62 में ट्रस्ट तोड़ा है भारत का, उसके बाद में जब वापस दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो उसने लद्दाख में हमारा ट्रस्ट तोड़ा है। और यह एक बहुत बार क्या होता है कि कूटनीति में कहने की बातें कुछ होती है और करने की बात कुछ और होती है। इसके लिए एक कहावत प्रचलित है कि अगर आप कूटनीतिज्ञ है तो आपके सर में दर्द हो रहा होता है तो आप बताएंगे कि पेट में दर्द हो रहा है। तो आदर्शवादी बातें करने की अलग होती है और ग्राउंड रियलिटी पे जो नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने की जो जद्दोजहद होती है वो अलग होती है। मूलतः अगर देखा जाए तो सारे के सारे राष्ट्र बातें बड़ी करेंगे जो आइडियलिज्म से जुड़ी हुई होगी, पर वास्तव में उनके नेशनल इंटरेस्ट वहाँ काम कर रहे होंगे। यहाँ तक कि जो भारत ने एजेंडा तय किया है वो ऊपर से ऐसा दिखाई देता है कि यह विश्व शांति या सब चीज़ों के लिए हैं, पर सही मायने में देखा जाए तो वह इतना चालाकी से तैयार किया गया है कि उसमें भारत के जितने भी नेशनल इंटरेस्ट हैं वो पूरे हो रहे हैं और उससे भारत के डेवलपमेंट की ही संभावनाएं सबसे ज़्यादा लग रही है। जब आप इसमें डीप जाएंगे, चाहे वो सस्टेनेबल एनर्जी की बात करें, पर जब हम डीप जाते हैं तो हमें लगता है कि वो सोलर कार्बन एनर्जी हैं या उसके बाद में जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, और वो तो है। भारत में इन सब चीज़ों में टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए वेस्ट का और बाकी देशों का। तो हमने आदर्श तो पेश कर दिया, पर इसके पीछे हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं। जहाँ तक चीन के विस्तारवाद की नीति है, ये मुझे लगता है कि ये कॉलोनियल माइंडसेट है। वो कॉलोनियल पीरियड में ऐसा होता था कि एक देश कब्जा करता था, अब उसका कोई खास मतलब नहीं होता है। और जहाँ तक वो चीन ने हर बार वो अपना नक्शा जारी करता है, फिर सफाई पेश करता है कि नहीं ये तो हमारा रोज का प्रैक्टिस है, हम करते हैं, इससे आप ऑफेंडेड महसूस ना करें। पर ऐसे ही अगर भारत ने अखंड भारत का अगर मान लो नक्शा जारी करना शुरू कर दिया तब मुश्किल हो जाएगी, खाली चीन के लिए नहीं और भी पड़ोसी राष्ट्र भी काफी असहज हो मुश्किल तो इन जाएंगे। तस्वीरों को देखकर भी चीन के लिए खड़ी हो गई होगी, सिरदर्द तो ऑफ कोर्स बढ़ गया होगा। सुरेंद्र लाली जी, G20 देश मजबूत और शक्तिशाली देशों का ये जमघट है, और अगर जीडीपी के लिहाज से देखूं तो इन देशों का 85% होल्ड है जीडीपी में। अगर व्यापार के लिहाज से देखूं तो 75% है। 2/3 जो जनसंख्या है वो इन्हीं देशों से आती है। ऐसे में लोग ये तो बात कर रहे हैं G20 समिट बड़ा खूबसूरत, बड़ा मनमोहक, उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया जा रहा है। कुतुब मीनार की जो कंपैरिजन है वो बुर्ज खलीफा से की जा रही है, लेकिन आम इंसान ये जानना चाहेगा कि भाई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इतना बड़ा समिट है, हिंदुस्तान के लिहाज से क्या, नेशनल लिहाज से क्या मिलेगा? हिंदुस्तान के लिए इसमें क्या है? आपका क्वेश्चन क्या था? मैं ये जानना चाहती हूँ अभी से या फिर 10 सितंबर के बाद से हिंदुस्तान के लिए क्या बदल जाएगा? हिंदुस्तान के लिए तो बदल चुका है। इवन इफ गॉड फॉरबिड अगर जॉइंट स्टेटमेंट में नहीं भी आता है जो न्यू दिल्ली की स्टेटमेंट है, हमारे लिए बदल चुका है। आई एम ऑलरेडी गिविंग इट अ सक्सेस, नॉट बिकॉज आई एम एन इंडियन, बिकॉज वी हैव शोन द वेस्ट कि हमने किस लेवल पे इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। इससे पहले होता था 2 से 3 शहरों में इवेंट हो जाते थे या 4 में हो गए।
इंडिया के हर पार्ट में, हर यूनियन टेरिटरी और सिटी में 20,000 से ज़्यादा इवेंट हुए हैं। तो हमारा सबसे बड़ा सक्सेस ये कि हमने दुनिया को दिखा दिया that we can organize it amazingly well, and maybe that will open the doors for us to even host the Olympics. दूसरा, जितने भी डेलीगेट्स आए हैं, 20,000 लोगों ने तो सिर्फ इंडिया में उसमें पार्ट ही लिया है, तो वो सब जाके हमारे डिप्लोमेट्स बनेंगे जो बाहर जाके they will speak about what they saw in India, so that is another boost to the tourism. तीसरा, in India as a country, we never attacked on anybody. We are a peace-loving nation exporting yoga and meditation to the part of the world. I mean, पिछले 1000 साल में हम 800 साल मुगलों के गुलाम रहे, 200 साल रहे, उसके बाद भी हमारी सबसर्वियंस इतनी है कि आज भी 1000 साल की गुलामी के बाद ये कंट्री 80% हिंदू है। तो हम तो ऑलरेडी इन अ विनिंग पोजीशन है, क्योंकि हमने अफ्रीका को भी ले लिया इसके अंदर, हमने ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी भी दिखा दी, और सबसे बड़ी चीज़ जो हमने इस दुनिया को दिखाई है टेक्नोलॉजी, आधार, ई पेमेंट्स, बिकॉज ये तो अब दुनिया में हर कंट्री को चाहिए, बिकॉज नाउ यू कैनॉट अगर किसी कंट्री में खुदा ना करे कोई पेंडेमिक होता, कुछ होता था, वो बही खाते का ज़माना तो चला गया। सो हाउ डू यू द गवर्नमेंट की जो फंडिंग है, गवर्नमेंट की एड है, वो लास्ट माइल पे कैसे जाएगी? उसके लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। आई मीन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी हमें, आई थिंक दे शुड डिप्लॉय अस इन dispensing the art of creating artificial intelligence all across the world. I mean, आप क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान में 1-3 billion people को आधार कार्ड देना, that itself is a mammoth task. How many countries can do that? मैं भी ख़त्म करूँगा इस बात को कह कि मैं साल पहले अमेरिका में था, और मेरा अमेरिकन फ्रेंड, वी वेंट टू अ रेस्टोरेंट, तो मैंने अपने फ़ोन के अंदर अपनी ऐप में उनको अपना कोविड का सर्टिफिकेट दिखाया। 1.5 साल पहले मेरे अमेरिकन फ्रेंड ने उसको कागज़ पे दिखाया। तो ये वो 47 में आज़ाद हुआ हिंदुस्तान है जो इतनी टेक्नोलॉजी और इतना ऐप के थ्रू हम काम कर रहे हैं। और वो अमेरिका जहाँ से सिलिकॉन वैली थी, वहाँ आज भी हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे हिसाब से तो मैं हम सबको स्टूडियो में और जो भी इस प्रोग्राम को देख के मुबारकबाद देना चाहूँगा दैट वी हैव ऑलरेडी डन इट। And G20 was a forum which was only for financial, mess that happened in 2008. ये तो अब हमारे ऊपर और हो गया, भार पड़ गया कि in the middle of a war हमें करना पड़ गया। अदरवाइज ये फाइनेंशियल इशू से अब डिप्लोमेटिक इशूज पे भी चले गए, which is fine, geopolitics is part of it. तो अगर खुदा न खास्ता इसमें रशिया और चाइना का नहीं होता है, तो we inherited that problem. This is not our problem, but we still try and do it, and I'm sure, given the Sherpa, given the Indian foreign minister, and given Modi ji's clear vision, I'm sure we'll get to a conclusion and to a New Delhi statement which will be acceptable to all the parties. बिल्कुल। देखिए संजीत जी, हम अपने डिजिटल ग्रोथ तो दिखा ही रहे हैं। हमने अभी जो भारत मंडपम है उसमें भी हमने दिखाया कि किस तरह से डिजिटली इंडिया ग्रो कर रहा है, और मतलब ऐसा नहीं कि माइनर, बहुत लंबी चौड़ी ग्रोथ हुई है। और यूपीआई, अब आप देखिए कि विदेशों में भी कई 50 से ज़्यादा देश हैं जो यूपीआई का इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि हम जितना डिजिटल की ओर मूव करेंगे उतना साइबर थ्रेट भी होगा। तो साइबर सिक्योरिटी भी एक मेजर कंसर्न है इस पूरे G20 में, इस बातचीत के दौरान, इस चर्चा के दौरान। तो इसको भी एक फुल प्रूफ होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि डिजिटली आप आगे मूव करेंगे ठीक है, आप ग्रो करेंगे ठीक है, लेकिन उतना ही साइबर सिक्योरिटी साउंड होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने जो रोहित जी बिल्कुल सही कहा है। और अगर आप देखें जो एजेंडा है उसके अंदर जो नए 9 एजेंडे आए हैं, उनमें से एक साइबर सिक्योरिटी का भी है। क्योंकि जब हम डिजिटल की बात करते हैं तो डिजिटल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साइबर सिक्योरिटी की। अगर हैकिंग हो जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक देश नहीं, पता नहीं कितने देशों का इसका असर रहेगा। क्योंकि मेरा सवाल सर ये इसलिए भी था कि मैं सिर्फ एक देश की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आजकल हम देखते हैं इस तरह के केसेस हैं, हम यहाँ पर बैठे हैं, वो दूसरे देश में, तीसरे देश में बैठा हुआ आदमी जो है फ्रॉड कर लेता है, पैसे निकाल के चला जाता है, फिर जो बार्स हैं वो सामने आते हैं, बॉर्डर सामने आते हैं। तो ऐसे में अगर सब एक होंगे और आदमी को एक्शन का डर होगा तो कुछ लोअर अप होंगे इस तरह के केसेस। तो ये बहुत ज़रूरी है कि साइबर सिक्योरिटी पे सब एक प्लेटफॉर्म पर आएँ। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। साइबर सिक्योरिटी में जो ये सबसे बड़ा जो मुद्दा जो डिस्कस होना चाहिए और होगा भी, वो जो फ्यूचर की बात होगी, थीम आएगा, अभी तो अर्थ का है, फैमिली, फ्यूचर में, उसमें जो ये मुद्दे उठेंगे उसमें साइबर सिक्योरिटी का बहुत ज़रूरी मुद्दा है। और साइबर सिक्योरिटी के लिए सब देशों को मिलजुल कर काम करना पड़ेगा और एक साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लेके आने पड़ेगी जो कि सबके देशों के लिए प्रतिबंध होगा कि वो उसको फॉलो करे, जिससे साइबर सिक्योरिटी का हमको खतरा न रहे और ये जो है आगे जो हम चाहते हैं उसी हिसाब से आगे बढ़ता रहे।
अच्छा, जिस तरीके से अभी चूंकि एक साथ बहुत सी तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें पूरे दुनिया में मैसेज दे रही हैं, जब अलग अलग राष्ट्र के प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हुए, और अलग मैसेज भी इन तस्वीरों का जा रहा है। लेकिन अरविंद जी, एक तस्वीर जो मेरे मन में सवाल पैदा कर रही है, वो तस्वीर उन देशों को लेकर है। चूंकि देखिए G20 सदस्य जो देश हैं वो तो आए हैं, वहाँ के प्रमुख तो आए हैं, लेकिन चूंकि भारत अध्यक्षता कर रहा है G20 समिट की, और जो देश अध्यक्षता करता है उसके पास अधिकार रहता है कुछ और देशों को यहाँ इन्वाइट करने की। और यहाँ चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की अभी बात हो रही थी, जिन देशों को न्योता दिया गया है G20 से बाहर, जिन देशों को, उसमें इस्लामिक कंट्रीज ज़्यादा हैं। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? दरअसल देखिए, मैंने कहा कि हम बड़ी बड़ी आदर्श की बातें करते हैं, पर इसके पीछे जो जियोपॉलिटिक्स की जो रियलिटी होती है, तो हमें रियलिस्टिक बिहेवियर ही लेना पड़ता है। और आपने देखा कि हमने जैसे मुस्लिम कंट्रीज़ को भी इनवाइट किया है, और उसमें से हमें बहुत बार निराशा भी मिली। जैसे कि आप देखिए कि हमने इजिप्ट को इनवाइट किया और इजिप्ट ने कश्मीर में आने से मना कर दिया। तो ये एक तरीके का कई बार बैकफायर भी हो जाता है। विपक्ष ने इसकी आलोचना भी की, पर हम इसकी वजह से प्रयास करना थोड़ी ना छोड़ देंगे। यह काफ़ी आश्चर्यजनक है कि भारत में इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी हम इस्लामिक देशों के संगठन का हिस्सा नहीं हैं। यह एक तरीके से देखा जाए तो भारत के उन तमाम मुस्लिम जनता के साथ अन्याय है, जिनको उनकी आवाज़ उठाने का या उनकी बात कहने का मौका नहीं दिया जा रहा है उस संगठन के माध्यम से। भारत में जितनी मुस्लिम आबादी है, उसमें बहुत सारे मुस्लिम देश समा सकते हैं। तो ये है, इसके जरिए भारत का हो सकता है कि अगला जो स्टेप है वो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री लेना हो। इससे भारत की एक और ताकत बढ़ेगी, और एक तरीके से वो जो क्रिश्चियन और जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसके बीच में वो एक कनेक्टिविटी का काम कर सकता है। तो ये हो सकता है, ये केवल एक एजम्पशन है। इसी तरीके से लैटिन अमेरिका से भी भारत ने चुनाव किया है, तो पूरी तरीके से दुनिया के हर हिस्से को उसमें शामिल करने का भारत ने कोशिश की है। और अफ्रीका को उसने, जो अफ्रीकन यूनियन है, उसको शामिल कराया है। अरविंद जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस थोड़ी ही देर में संबोधित करेंगे, उनका संबोधन शुरू होने वाला है। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। इस अवसर पर मैं हमारे मंत्रीगण, शेरपा और सभी अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अथाक परिश्रम करके इसे सार्थक किया है, और इसलिए वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं अब मीडिया से मित्रों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप इजाजत दें तो हम आगे का काम करना चाहते हैं। आप सभागृह से बाहर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानकारी देते हुए, देखिए दूसरे सेशन की जब शुरुआत हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। और दूसरा जो सेशन वन फैमिली जो नाम से ही मालूम होता है, और उसको लेकर हमारे गेस्ट डिस्कशन कर भी रहे हैं। सुरेंद्र लाली जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? आपने जो इस्लामिक वाला पॉइंट कहा था ना, उसके ऊपर। जी जी, बोलिए। ऑन है लाइव। अपनी बात को पार करना चाहूँगा कि ऑलरेडी हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री रही है इन टर्म्स ऑफ इस्लामिक नेशंस, विच इज़ जो IOC, जो उनकी सबसे बड़ी बॉडी है, हम ऑलरेडी उसमें बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब ये बनी थी उस समय पाकिस्तान उसमें दे वर वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स एंड दे ऑब्जेक्टेड टू द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव बीइंग देयर। वहाँ पे जाके होटल में भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को अटेंड नहीं कर पाए थे। और आज से 4 साल पहले सुषमा स्वराज जी को वहाँ एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया था। दैट्स वन। नंबर 2 इज अभी भी
मोहम्मद बिन सलमान अगर हिंदुस्तान 2-3 दिन के लिए हैं तो वो पाकिस्तान में सिर्फ कुछ घंटों के लिए रुकते हैं, और ऑलरेडी बिकॉज मैं इस एरिया में थोड़ा सा तवज्जो और तवक्को रखता हूँ, तो ऑलरेडी देर इज़ अ बिग लीनिंग ऑफ द इस्लामिक नेशंस टुवर्ड्स, स्पेशली इस्लामिक नेशंस बेसिकली 2 नेशन हैं, जो सबसे बड़े हैं वो सऊदी अरेबिया हैं और उसके बाद हैं मेन जो हैं वो UAE हैं, और इन दोनों को ऑलरेडी इतना झुकाव रहा है इंडिया की तरफ बिकॉज देव अंडरस्टूड, क्योंकि ये बेसिकली तो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस थे और उनको पता है कि इनको पाकिस्तान से तो कुछ मिलना नहीं है, प्लस मोदी जी के साथ इतना बढ़िया बॉन्ड हो ही रहा है, जैसे कि कर्नल सिरोही जी ने बताया कि मोदी जी के पास एक जादू की जफ्फी का हुनर तो है ही है। तो अगर आप देखें वो मोहम्मद बिन सलमान से भी जिस तरह मिलते हैं और जो उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, तो आई थिंक इंडिया ऑलरेडी हैज़ डन वेरी वेल, and I don't want to reduce this to Pakistan, but India has done very well in wooing the Islamic nations and reducing Pakistan to a loner state. आप ये भी इशारा देना चाह रहे हैं कि क्योंकि अलग अलग वक्त पर कुछ प्रोपेगेंडा चलाए गए हैं बाहरी देशों की तरफ से जो कि हिंदुस्तान की छवि बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, और उसका नतीजा, उस प्रोपेगेंडा का नतीजा कई बार हिंदू मुस्लिम आपस में भिड़ जाते हैं, ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं। उस लिहाज से भी ये कदम ज़्यादा ज़रूरी था। मैडम, ये प्रोपेगेंडा वहाँ चल भी रहा है, मैं इस इश्यूज़ पे लिख भी रहा हूँ, ये बहुत एक फ्रिंज एलिमेंट्स हैं इन कंट्रीज़ में जिन्हें कि वहाँ की ISI और उनके लोकल पॉलिटिशियंस सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कुछ डायस्पोरा में लोग हैं इन कंट्रीज़ में जो फाइनेंशियली कैपेबल हैं और वोट बैंक्स हैं, स्पेशली कनाडा में और अमेरिका में, तो उनको फंडिंग भी मिलती है, प्लस उन कंट्रीज़ में फ्री स्पीच और हेट स्पीच की लाइन बहुत कम होती है, तो वो कभी खालिस्तान की बात कर लेते हैं, कभी एम्बेसी में कुछ कर देते हैं, पर ये बड़े फ्रिंज एलिमेंट्स, और इन्हें भी हमने बहुत अच्छे तरीके से आइसोलेट किया है, बिकॉज अभी व्हेन ऋषि सुनाक लैंडेड इन दिल्ली ही हिमसेल्फ एड्रेस्ड दैट ही इज गोइंग टू एड्रेस द इशू ऑफ खालिस्तान एंड द न्यूसेंस दोज पीपल आर क्रिएटिंग। तो मेरी जो समझ कहती है कि ये बहुत फ्रिंज एलिमेंट है जिन्हें लोकल पॉलिटिशियंस वोट के लिए, पैसे के लिए और पीछे से ISI ने सपोर्ट करता है, पर ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो पे जाके लिख देते हैं, उससे ऊपर की इनकी पावर ही नहीं है। आपने सर कनाडा का जिक्र किया, कर्नल संजीत, मैं आपसे वही कनाडा को लेकर एक सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि कनाडा का हमने देखा है कि एक झुकाव कह लीजिए या सॉफ्ट कॉर्नर कह लीजिए, जो खालिस्तानी ताकतें कनाडा में बैठकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र करती हैं, साजिशें करती हैं, वो एक झुकाव है, वहाँ पर एक्शन होता हुआ नहीं दिखता। जिस तरह का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कल ब्रिटेन के PM ने दिया था, क्या इसी तरह का स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको लगता है कि ट्रूडो देना चाहिए, या बायलैटरल टॉक में प्रधानमंत्री मोदी इस पर बात करेंगे? एब्सोल्युटली रोहित जी, बिल्कुल मैं आपके साथ एग्री करता हूं, और ये होना चाहिए। जिस तरीके से UK के प्रधानमंत्री ने यहाँ आते ही इस चीज़ को बोला है, कनाडा का सॉफ्ट कॉर्नर है, और उसके एक्शन से लगते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है वहाँ पे हमारा एम्बेसडर जाता है, एम्बेसडर को जाने नहीं देते, जबकि सारा प्रोग्राम सेट होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पे जो है पुलिस को पता नहीं होता। पुलिस के पता होने के बावजूद भी जो सो कॉल्ड खालिस्तानी आते हैं और वो जाके वहाँ पे मुंह पे कपड़ा लपेट के और जो करना चाहे कर सकते हैं, और उसके बाद वो उनको कोई कुछ नहीं कहता। तो ये चीज़ स्ट्रांग जो मैसेज है, ये डिसप्लेजर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को शो करना चाहिए, जस्टिन ट्रूडो को, जब भी बायलैटरल टॉक्स हो या अलग से बात करके उनको बताना चाहिए। और पहले आपके चैनल पे मैं आया था, इसके ऊपर डिस्कशन भी हुआ था, मैंने कहा था कि क्या अगर UK का झंडा नई दिल्ली में कोई उतार दे, क्या UK एक्सेप्ट कर लेगा? क्या UK का जो है एम्बेसडर या कोई जाता है कनाडा का और यहाँ पे जाके वहाँ पे उसको रोक दिया जाएगा? विल दे एक्सेप्ट इट? दे विल नॉट एक्सेप्ट इट, एंड व्हाई शुड वी एक्सेप्ट इट? तो इसलिए जो बायलैटरल रिलेशन है, ट्रेड है, वो सब अपनी जगह है, लेकिन देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी सबसे ऊपर आती है, और एक फौजी के होने के नाते मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। तो इस चीज़ को हमको जितने कड़े शब्दों में इसकी निंदा करनी चाहिए और ये जो है प्रोजेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल। मैं एक बात को ऐड करना चाहूँगा जी, कि पिछले ट्रूडो के ट्रिप में उन्हें प्रसाद मिल गया था। व्हेन ही केम टू इंडिया ही कुड नॉट इवन गेट एन ऑडियंस विद एनीबॉडी बियॉन्ड द जॉइंट सेक्रेटरी, और उन्होंने वापस जाके एक स्टैंड अप कॉमेडी शो में बोला भी था कि मैं इंडिया गया था एंड आई वाज नॉट वेरी वेल रिस्पेक्टेड, आई थिंक द वर्ड वाज ह्यूमिलेशन, बट इट्स ओके। तो इनको पिछली दफ़ा एक हमारे से कोल्ड शोल्डर मिल चुका है, अब डिपेंड करता है कि इस बार इन्हें अकल आती है कि नहीं। एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा। जी बोलिए सर प्लीज। आज सुबह के अगर आप विजुअल्स देखेंगे, जितने बाहर के लोगों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आए, मोदी जी की जो उनके साथ जो बॉडी लैंग्वेज थी मिलने की, और जो जस्टिन ट्रूडो के साथ बॉडी लैंग्वेज थी, आप उसको देखना ध्यान से, आपको साफ पता लगेगा कि दैट कोल्ड शोल्डर जो मोदी जी ने उनको दिया है।
और ये बिल्कुल सही तरीका है, आपको बिना बोले भी आप जो बोल सकते हैं, और मोदी जी ने वो करके दिखाया है। तो ये जो है जस्टिन ट्रूडो को ये पता लगना चाहिए कि ये सब चीज़ें देश के साथ नहीं हो सकती। बिल्कुल, और मैं लाली इसीलिए हम साहब कहते हैं कि बॉडी सुरेंद्र लैंग्वेज साहब बहुत की- बार बहुत कुछ कहती है। हाँ, अरविंद जी कुछ अरविंद जी कहना कुछ चाह कह रहे हैं। मैं लाली साहब और सुरेंद्र साहब की बात को समअप कर लेता हूँ कि कूटनीतिक धरातल पर हमने उन चीज़ों का विरोध कर दिया है, और कनाडा में ऐसा होने के कारण उसका वोटिंग फिक्स है, क्योंकि वहाँ बड़ी संख्या में जो पंजाब से गए हुए माइग्रेटेड लोग हैं तो वो हैं, और भारत ने इसका विरोध कर दिया है। और बेसिकली ये पॉलिटिकल फोरम नहीं है जो G20 वाला है, वो इसमें दो चीज़ें हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा। ये दो ट्रैक पे काम करता है। पहला जो है वो इकोनॉमिक्स के ट्रैक पे काम करता है, जिसमें सब सारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं और उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं। और दूसरा जो ट्रैक है वो इसका शेरपा ट्रैक है। शेरपा मतलब जो पहाड़ों में जो करता है, गाइड करता है, उसे शेरपा बोलता है। और ये पॉलिटिकल चीज़ों या उसके विभेद को दूर करने का काम करता है। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि जो ग्रुप 20 है वो इस तरीके का फोरम नहीं है जहाँ पे इस बातों को बहुत ज़ोर शोर से, मैं अपनी बात को लेना चाहता हूँ। अब ये भारत के लिए काफ़ी शुभ भी हो गया है, क्योंकि 21 का अंक काफ़ी सुंदर होता है हमारे यहाँ इंडियन मैथोलॉजी में। तो अब वो ग्रुप 20 से 21 हो गया है। तो इन सब चीज़ों को एक तरफ रख के हमारे देश के हितों को देखा जाए। मोदी साहब खुद गुजराती हैं, तो वो जानते हैं कि व्यापार कैसे करना चाहिए। जी, 2014 से लेकर आज 2023 तक की कुछ तस्वीरें हैं जो कि रिकॉल हो रही हैं। और सुरेंद्र लाले जी, अगला जो मेरा सवाल है वो आप ही से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को साथ जोड़ते हुए नजर आते हैं, बच्चों में घुल मिल जाते हैं, धीरे धीरे गैजेट्स को इस्तेमाल करना, उन्हें कैसे सीखना, डिजिटलाइजेशन को कैसे जोर देना, ये हमने पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इनिशिएटिव के तौर पर देखा है। और आज जो भारत मंडपम सुंदर दिख रहा है, खूबसूरत दिख रहा है, पूरी तरह से आधुनिक दिख रहा है, वहाँ पर गीता दिखती है। आस्क ऐप एक गीता है, आस्क गीता एक ऐप बनाया गया है जहाँ पर गीता के श्लोक हैं, जहाँ उनका अर्थ आपको हिंदी और इंग्लिश में समझ में आएगा। उसी जगह पर आपको भारतीय संस्कृति की झलक दिखेगी, आपको ऐतिहासिक धरोहरों की झलक दिखेगी, वहाँ पर आपको दिखेगा भारत कैसे लोकतांत्रिक तरीके से मजबूत है, और हर शख्स के पास जो कि 18 साल प्लस है उसके पास वोट का अधिकार कैसे है। दीक्षा एक ऐप है जो कि बच्चों की एजुकेशन में मदद करेगा। भाषणी एक ऐप है जो कि आपकी लैंग्वेज को आपके अनुसार आपके सामने रखेगा, जो लैंग्वेज आपको समझ में आती है वो आप वहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तरीके से मिनी इंडिया है, डिजिटल इंडिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना भी तो यही है, जो आज इंटरनेशनल लेवल पर देखा भी जा रहा है, सराहा भी जाएगा। प्रधानमंत्री जी को एक चीज़ बहुत अच्छे से आती है, और उसको कभी कभी उनके एडवर्सरीज यूज़ भी करते हैं, दैट ही नोज़ हाउ टू मैनेज एन इवेंट। एंड मैं फाइनेंस का आदमी हूँ, तो कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। तो आई थिंक यू नो दिस ए मैन इज़ एज गुड एज हिज टीम। सो मोदी जी जब भी आते हैं, मोदी जी ने जब पबजी के बारे में बोला था, शायद मोदी जी मेरे से 10 या 15 साल बड़े, मुझे भी नहीं पता था पबजी क्या है। सो आई थिंक ही स्मार्ट इनफ टू कम विद द राइट रिसर्च एंड द राइट टीम, क्योंकि मैं सब कुछ नहीं जान सकता। अब आप भी स्टूडियो में, आप पास भी रिसर्च टीम होगी, बिकॉज यू कैन नो ओनली टू अ लेवल। So I think the Honorable Prime Minister has understood the art of making it an experience. अब ये जो भारत मंडपम है, ये एक एक्सपीरियंस है, जो आपने बताया कि लैंग्वेज है, कल्चर है, आर्टिफैक्ट्स हैं, शॉपिंग कर रहे हैं डिप्लोमेट्स की वाइफ। तो he is giving, I think if I can exceed my brief and say that every diplomat that goes back, everybody who's visited India goes back with a part of India in them. Thank you. कर्नल संजीत, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँ। मैं अब बहुत सारे जो इश्यूज रहे हैं, ट्रेड डील्स पर आना चाहूँगा। मैं ट्रेड डील्स की बात हो रही है, क्योंकि भारत और अमेरिका का जो एक कोलैबोरेशन है, और जिस तरीके से मुलाकात की भी थी आज सुबह, कल भी बहुत गर्मजोशी से बात हुई, आज सुबह भी हमने देखा बहुत गर्मजोशी से बात हुई, कैसे जो बाइडेन बिल्कुल आए और प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाया, गले मिले उसके बाद। तो ये था कि भाई बहुत सारे इश्यूज़ हैं भारत और अमेरिका के बीच में जहाँ पर बातचीत होगी, डिफेंस का है, ट्रेड है, स्पेस टेक्नोलॉजी है। ट्रेड डील्स को लेकर पिछले कुछ वक्त में ऐसा देखा गया है कि पहले भारत और चाइना के बीच ट्रेड ठीक ठाक था, अच्छा ट्रेड था, लेकिन अब जब से अमेरिका के साथ ट्रेडिंग बढ़ी है, जैसे 22-23 के अगर मैं आंकड़े की बात करूं तो 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का ट्रेड दोनों के बीच में हुआ है, तो इसमें एक शूट देखा गया है। लेकिन वहीं अगर चाइना के साथ में देखूं तो चाइना के ट्रेड में गिरावट आई है। तो इस तरह का एक ट्रेड अमेरिका के साथ बढ़ना, चाइना के साथ डाउन, इस तरह का मैसेज चाइना को देने की ज़रूरत है क्या आगे?
देखिए क्योंकि चाइना को इस तरह का गुमान हो गया था कि भाई मेरे बिना काम नहीं चलेगा, और सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, बहुत सारी कंट्रीज के साथ ऐसा है। नहीं रोहित जी, ये बहुत सवाल जो आपने पूछा है, ये सवाल सबके दिमाग में घूम रहा है कि अगर सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि अमेरिका और भारत का क्या रिश्ता है। देखिए, अमेरिका का रिश्ता किसी भी कंट्री के साथ एक बिजनेस पार्टनर का सबसे बड़ा जो उनका मुद्दा होता है, वो इंटरेस्टेड है बिजनेस पार्टनरशिप में। उसके बाद बिजनेस पार्टनरशिप के साथ बाकी पार्टनरशिप आती है, बिकॉज अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो कि जिनका सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो बिजनेस का है। अभी उनका जब उनको ये लग रहा था वर्ल्ड में कि भाई कहाँ पे ट्रेड किया जाए, तो उन्होंने किसिंजर जी वहाँ पे गए और वहाँ पे जाके चाइना के साथ 85 में जाके उनसे दोस्ती कर ली। पहले कभी भी दोस्ती नहीं थी, दोस्ती कर ली, क्योंकि डिप्लोमेसी कह लो या स्ट्रेटेजिक उसमें कह लो कि कोई भी पक्का दोस्त नहीं होता, कोई पक्का दुश्मन नहीं होता। अमेरिका वही अमेरिका है जिसने 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में 7th फ्लीट भेज दिया, और उस समय अगर रशिया हमको सपोर्ट नहीं करता तो ये बांग्लादेश आज बांग्लादेश नहीं होता। तो ये जो पार्टनरशिप है, ये सिर्फ सबकी अपनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की पार्टनरशिप है, कोई पक्का दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। अब अमेरिका हमारे पास आने की कोशिश कर, ये नहीं है कि हमको ज़्यादा ज़रूरत है अमेरिका की, अमेरिका को हमसे ज़्यादा उनको ज़रूरत है, हमारी ट्रेड के लिए ज़रूरत है उनको। साउथ पैसिफिक सी में कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो कि चाइना का एक डिटरेंट बन जाए। चाइना 10 दफ़े सोचे कि भाई भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका एक फोर्स है, वो अगर चारों इकट्ठे हैं तो तुम जो है साउथ चाइना सी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये सब स्ट्रेटेजिक लेवल है। और उसके साथ साथ उनको ये पता है कि रशिया के साथ अब डिपेंडेंसी धीरे धीरे करके, और जो होनी भी चाहिए, एक ही देश के ऊपर हमें अपनी मिलिट्री की वेपन्स के लिए निर्भरता नहीं रखनी चाहिए। और जब से चाइना यूक्रेन वॉर हुआ है, रशिया चाहे मजबूरी में, वीकनेस की वजह से, वो चाइना की तरफ झुकाव करता है। अब आपने ये बात कही है तो मैं इस बात को इसको बैक कर रहा हूं। बैक करने वाले हैं जो डेनियल सिल्वरबर्ग हैं, जो कि अमेरिका के पूर्व NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। उन्होंने अभी G20 समिट शुरू होने से पहले ये बात कही है कि अमेरिकी प्रशासन का ऑब्जेक्टिव साफ है, वो भारतीय मिलिट्री को चीन विरोधी स्ट्रेटजी के लिए मजबूत करना चाहता। जो आप कह रहे थे उसको जो है अब अमेरिका के ex-NA भी इस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं, यानी कि मोटिव क्लियर है। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। अमेरिका को अब ये पता है कि अगर अमेरिका को कोई थ्रेट कर सकता है, पहली बात तो यूक्रेन के थ्रू उन्होंने रशिया को वीक करते जा रहे हैं, तो हथियार दे रहे हैं यूक्रेन को, ताकि रशिया जो एक पावरफुल कंट्री थी जो उनको मुकाबला कर सकता था, उसको वीक कर दिया। अब उनको पता है जो नेक्स्ट जो उनको थ्रेट आ सकता है वो चाइना से आ सकता है। चाइना को थ्रेट को काउंटर करने के लिए उनको पता है कि एक ही देश है एशिया में जो कि कर सकता है, लेकिन हम जो है इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। कई तरह के जो है अपने आर्मी मरवा, हमको पता है कि हमारा अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, क्योंकि वो अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देख रहा है तो हम अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देख रहे हैं। हमको पता है जो ये दोस्ती जो क्लोज होना है, जो बाइडेन का हक करना, ये करना, ये कोई खास कोई दोस्ती नहीं है, खास के मोदी जी की दोस्ती में जाते हैं। ये सिर्फ ये है कि वो चाहते हैं कि भारत जो है उनके जितने नज़दीक जाए। और आपने कुछ दिन पहले, मेरा महीना या 2 महीने पहले की बात है, जब अमेरिका ने ऑफर किया था इंडिया को नाटो कंट्री के लिए भी, लेकिन हमने मना कर दिया, बिकॉज हम किसी अलायंस में नहीं पड़ना चाहते। हम ना चाइना के साथ दुश्मनी करना चाहते हैं, ना रशिया के, हम किसी के साथ, हम हमेशा शांति के प्रतीक रहे हैं और शांति चाहते हैं। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि हमको जो बढ़ा चढ़ा के और एक थ्रेट बना के रखेगा, तो वो हम उस चीज़ को अच्छी तरह आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अपना हित साधने के लिए अमेरिका इस तरह की कोशिश में लगा हुआ है। अरविंद जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि चीन का तो बार बार जिक्र हो रहा है और चीन को लेकर अलग अलग तरीके से तंज किए भी जाते रहे हैं। जो बाइडेन ने तो G20 समिट में आने से पहले ये तक कह दिया था तंज भरे अंदाज में कि मैं ज़रूर शी जिनपिंग को वहाँ पर देखना चाहूँगा, G20 समिट का हिस्सा वो बने। हालांकि वो पहुँचे नहीं वहाँ पर, ये अलग बात है, उन्होंने ली कियांग को भेज दिया। लेकिन जब चीन का जिक्र होता है तो पाकिस्तान का जिक्र में आप आ जाता है। जब अमेरिका की बात अभी संजीत सर कर रहे हैं, अमेरिका जो एक वक्त तक पाकिस्तान का पक्षधर दिखाई देता था, पिछले कुछ वक्त में ये चीज़ें बदली हैं। पिछले कुछ वक्त में भारत से नज़दीकी अमेरिका की जो जग जाहिर हैं, लेकिन सोशल मीडिया जो कि हमारे सामने ही रहता है, सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा है कि G20 समिट तो यहाँ हो रहा है,
हिंदुस्तान तो इस ऐतिहासिक पल को जी रहा है, लेकिन वहां पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है और सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके के कमेंट्स किए जा रहे हैं। इसमें आप कुछ ऐड ऑन करेंगे? नहीं, इसमें एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, फिर आप कमेंट। इसमें ये भी है कि भाई अभी सऊदी के जो क्राउन प्रिंस हैं वो भी G20 में शामिल होने के लिए आए हैं यहाँ पर। तो अब पाकिस्तान ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि भाई आप हिंदुस्तान तो चले गए G20 में शामिल होने के लिए, अब जाते जाते हमारे यहाँ भी एक बार आते जाइएगा, हमारे यहाँ भी रुकते जाइएगा। तो ये वाली हालत है पाकिस्तान की, जो रचना कह रही है उसको थोड़ा सा बैक कर रहा हूँ मैं। और देखिए, रचना के दो प्रश्न हैं जिसको हमें अलग अलग करना होगा। पहला तो चीन से संबंधित है, इसका अलग जवाब होगा, और जो पाकिस्तान का है वह उसका अलग जवाब है। चीन के बारे में अभी जो सुजीत साहब के जो निष्कर्ष थे वो मूलतः अर्थशास्त्रियों के निष्कर्ष हैं। अगर किसी अर्थशास्त्री से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि भाई अमेरिका को भारत की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि भारत को अमेरिका की। अगर यही आप किसी कूटनीतिज्ञ से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, भारत को अमेरिका की ज़्यादा ज़रूरत है। इन दोनों का सामंजस्य तय करना होगा। कारण ये है कि अकेले भारत को किसी भी मोर्चे पे उस शब्द का इस्तेमाल करूँगा वो ज़्यादा सही मीनिंग देगा, निपटाना। अकेले भारत को चीन के लिए निपटाना बहुत आसान है, पर संयुक्त भारत को चीन के लिए निपटाना बहुत मुश्किल है। संयुक्त अर्थात के अन्य दूसरे देशों के साथ संयुक्ति से है। तो आप देखिए, श्रीलंका में देखिए, अगर हमारी जापान और अमेरिका ने मदद नहीं की होती आर्थिक मोर्चे पे तो हम चीन को वहाँ कंट्रोल नहीं कर पाते। और यही हालत ईरान या और बाकी आसियान देशों ठीक है में अरविंद भी जी, है। माफी के साथ रोकना चाहूंगा, आपका जवाब फिर आगे लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना होगा, ब्रेक का टाइम हो गया है, वापस लौटेंगे। अपडेट ये है कि जो दूसरा सेशन है G20 का, वन फैमिली, यानी कि फैमिली को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस पर चर्चा चल रही है।